हेलो गाइस गाइस हम लोग इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस पे बात कर रहे हैं। हमने इंट्रा ग्रुप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स पे बात की कि आपस में प्रॉफिट कमा लिया, पेरेंट सब्सिडरी ने एलिमिनेट होना चाहिए। क्यों एलिमिनेट होना चाहिए? सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। दो पार्ट कंपनीज हैं ही नहीं, एक है। तो इसी तरह अगर पेरेंट और सब्सिडरी एक है, अगर हम इन्हें एक मानते हैं, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक मान के चलते हैं, तो कोई भी रिसीवेबल सिर्फ वो है जो थर्ड पार्टी से है। कोई भी पेएबल सिर्फ वो है जो थर्ड पार्टी के साथ है। अगर पेरेंट और सब्सिडरी के बीच का आपस के पेएबल रिसीवेबल सेपरेट बुक्स में लिखे हुए हैं, तो कंसोलिडेशन करते वक्त यू नीड टू एलिमिनेट दैम। इसका मतलब यह है कि ड्यू टू सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड। जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं, जो पेरेंट कह रहा है मैंने सब्सिडरी से पैसे लेने हैं, सब्सिडरी कह रही है मैंने पेरेंट से लेने हैं, और एक कह रहा है लेने हैं, दूसरा कह रहा होगा देने हैं, तो मस्ट बी एलिमिनेटेड। अच्छा, कहां से एलिमिनेट होने चाहिए? consolidated books में से। So it must be eliminated from consolidated books। तो consolidated books में से एलिमिनेट करने हैं, तो सर लिखे क्यों एलिमिनेट करने हैं? तो कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, कहाँ कौन सी बुक्स में लिखे होते हैं आप बताएं। एग्जैक्टली सर, सेपरेट बुक्स में लिखे हुए हैं सर। सो मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। कंसोलिडेटेड बुक्स में से एलिमिनेट होने चाहिए। सेपरेट बुक्स में लिखे होते हैं, मैं सेपरेट बुक कंबाइन कर रहा हूं, तो आई नीड टू एलिमिनेट देम फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। अब गाइस, इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल, इन्हें करंट अकाउंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। अब करना क्या चाहिए हमें? दिस इज द क्वेश्चन। तो जरा गौर कीजिएगा। आप जाएंगे, जितने का पेएबल पड़ा हुआ है, जितने का रिसीवेबल पड़ा हुआ है, जो पेरेंट कह रहा है मैंने सब्सिडरी से और सब्सिडरी कह रहा है मैंने पेरेंट को देने लेने हैं, तो सर सारा का सारा इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल आपने कैंसल आउट करना है। इनकी कोई जगह नहीं है कंसोलिडेटेड बुक्स में। लेकिन आपके सामने दो सिचुएशंस आती हैं। एक होता है कि बैलेंसेस आर सेम, सेम बैलेंसेस हैं, रिकंसाइल्ड हैं। इसका मतलब है कि एक पार्टी कह रही है कि हमने 500 लेना है, तो दूसरी पार्टी कह रही है कि हमने 500 देना है। एक कह रही है 500 लेना है, दूसरी कह रही है 500 देना है। सो बैलेंसेस आर रिकंसाइल्ड, सेम। एक कह रहा है 200 लेना है, दूसरा कह रहा है 200 देना है, तो दोनों के रिसीवेबल पेएबल सेम है। आप गए कंसोलिडेशन करने हैं, तो आपने लाइन बाय लाइन चीजें ऐड करना शुरू की, तो जब कंसोलिडेशन में सब कुछ कंबाइन हो गया, तो आपको पता चला यार इसमें तो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल भी है, तो आप कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे। यानी कि आप पेएबल भी एलिमिनेट करेंगे, तो पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी को खत्म करना है मैंने, खत्म एलिमिनेट करना है, तो डेबिट कर दूंगा मैं पेएबल को, और रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दूंगा। तो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड बुक्स। और कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक कंपनी, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, ये दो नहीं है, ये एक है। और ट्रांजैक्शन सिर्फ वो है जो थर्ड पार्टी के साथ हो रही है। आपस की कोई रिसीवेबल पेएबल कोई बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू एलिमिनेट। तो समटाइम्स बैलेंसेस सेम होते हैं, तो डेबिट पेएबल क्रेडिट रिसीवेबल कॉन्ट्रा एंट्री पास करें, कहानी खत्म करना है। बट समटाइम्स इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस होता है। अब जो डिफरेंस है वो क्या है? बैलेंसेस आर डिफरेंट। अब डिफरेंस बैलेंसेस में डिफरेंस है क्या? तो अब जरा पहले ये समझें। सर, एक कंपनी कह रही है, सपोज करें पेरेंट कह रहा है कि मेरा रिसीवेबल है, ये पेरेंट कह रहा है, सब्सिडरी कह रही है मेरा पेएबल है, और दोनों का रिसीवेबल पेएबल सेम है। ये इंट्रा ग्रुप की बात हो रही है। ये कह रहा है मेरा 200 का रिसीवेबल है, ये कह रहा है मेरा 200 का पेएबल है। अगर आप इसी स्टेज पे कंसोलिडेशन करने जाएंगे, तो पेएबल में से भी 200 माइनस कर देंगे 200, और रिसीवेबल में से भी 200 माइनस कर देंगे। ओके। लेकिन हुआ ये कि ईयर एंड से एक दिन पहले, ईयर एंड वाले दिन, इसने चेक भिजवा दिया, कैश भिजवा दिया, एक ट्रांसफर कर दिया, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्लियरिंग प्रोसेस का पार्ट है, और पेरेंट को अभी तक मिला नहीं, और ईयर एंड हो गया। अब इसने ईयर एंड से पहले पहले दी भेजे हैं, कितने भेजे हैं? दी 50, और उसको मिले ही नहीं। इसको हम कहेंगे कि ईयर एंड पे 50 का कैश इन ट्रांजिट है। यानी पैसे जो भिजवाए थे, एक पार्टी ने भिजवाए हैं, दूसरे को मिले ही नहीं। अब दोनों ने फाइनेंशियल फाइनल कर दी। जिसने भिजवाए हैं उसने कहा यार मेरा पेएबल 150 है,
उसको मिला ही नहीं, तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर दी रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी के नाम से 200, और ये कह रहा है नहीं नहीं मेरा तो पेबल है टू पेरेंट 150। ऐसी स्टेज में आप कंसोलिडेशन करने चले गए। अब आपने कहना है यार कि फर्क क्यों है, फर्क आइडेंटिफाई किया तो पता चला कैश इन ट्रांजिट की वजह से फर्क है। देखें, जो रिसीवेबल है सारा एलिमिनेट होना चाहिए, तो एलिमिनेट करेंगे आप। तो मैंने एलिमिनेट करना है पेएबल कितना रिसीवेबल जितना है एलिमिनेट। तो अब मैंने पेएबल को डेबिट करना है यार बच्चों 150 से, मैंने पेएबल को डेबिट करना है 150 से, मैंने रिसीवेबल को क्रेडिट करना है कितने से, 200। और जो एक पार्टी ने कैश भिजवाया है दूसरे को मिला ही नहीं, तो ये है कैश इन ट्रांजिट। अच्छा आप देखो, इसने बुक्स में से निकाल दिया है गाइस। देखो मैंने आपको 50 भिजवाए, तो मेरी बुक मैंने तो निकाल दी है ना, क्रेडिट कैश करके। मैंने कहा यार मेरा कैश नहीं है, मेरे एसेट्स में ये कैश नहीं है। मैंने डेबिट पेबल किया, क्रेडिट कैश किया, कैश बुक्स में से निकाल दिया, आपको मिला ही नहीं। अब आप पेरेंट है, मैं सब्सिडरी हूं, या मैं पेरेंट हूं आप सब्सिडरी हैं, तो होगा क्या, आपके पास भी बैलेंस शीट में ये कैश नहीं है, मेरे पास भी नहीं है तो हमारा ही ना। तो इसका मतलब है ये कैश अनरिकॉर्डेड होता है, यानी किसी के भी एसेट्स में नहीं पड़ा होता। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस कैश को 50 से क्या कर लेना चाहिए, डेबिट कर लेना चाहिए। सो डेबिट कैश, डेबिट पेएबल, क्रेडिट रिसीवेबल, तो एंट्री वही है, पेएबल टू रिसीवेबल। बट क्योंकि कैश इन ट्रांजिट की वजह से फर्क है, तो आप डेबिट कैश पे ले आएंगे। आपको ये बात समझ लगी। अब आ जाएंगे गाइस, सेम स्टोरी। एक कह रहा है रिसीवेबल 200 है, दूसरा कह रहा है पेएबल 200 है। इस स्टेज पे जाओगे तो 200 पेएबल डेबिट करेंगे, रिसीवेबल 200 क्रेडिट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने जरा गौर करना है कि सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है गाइस कि एक पार्टी ने ईयर एंड से पहले गुड्स भिजवा दी, और ईयर एंड वाले दिन तक इसको नहीं मिली। तो इसने गुड्स कितने की भिजवाए, भिजवाई 50 की। अब इसको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा अब एग्जाम में वो कहेगा कि गुड्स इसने भिजवाई हैं, सब्सिडरी को मिली है ईयर एंड के बाद, मतलब सब्सिडरी को ईयर एंड के बाद मिली है, इसने ईयर एंड से पहले भिजवाई है, इसका मतलब है ईयर एंड पे इन ट्रांजिट थी, रास्ते में थी, एक ने भिजवा दी है दूसरे को मिली नहीं। तो गाइज ये गुड्स इन ट्रांजिट है। जब आपने गुड्स बेची, सेल की, तो आपने डबल एंट्री पास की, डेटर टू सेल, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। तो इस बंदे ने अपने रिसीवेबल्स का बैलेंस कर दिया है, कितना बैलेंस कर दिया है, 250 कर दिया है। और इसकी बुक्स में क्योंकि अभी उसको तो मिले ही नहीं है, गुड्स मिली नहीं है, तो उसने पेएबल अभी भी 200 का लिखा हुआ है, और बैलेंस शीट फाइनल हो गई। आपके कंसोलिडेशन करने आपने कहा यार ये तो फर्क है, फर्क तो है, लेकिन प्लीज ये बात समझ लें कि डिफरेंस जो भी है मुझे नहीं पता, बट रिसीवेबल पेएबल जो इंट्रा ग्रुप है, जो पेरेंट ने सब्सिडरी, सब्सिडरी ने पेरेंट को लेना है, ये नहीं रह सकता, ये मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो इसका मतलब है मैंने पेएबल को डेबिट करना है गाइस 200 से, रिसीवेबल को क्रेडिट करना है 250 से, रिसीवेबल को 250 से, पेबल को 200 से। अब गुड्स इन ट्रांजिट है, एक ने बुक्स में से निकाल दी है इन्वेंट्री के, मैं बेच चुका हूं, दूसरे को मिली नहीं, तो इन्वेंट्री अनरिकॉर्डेड है गाइस। तो इस इन्वेंट्री को यानी गुड्स को आप रिकॉर्ड करेंगे और इन्वेंट्री में जाके ऐड कर देंगे, ये रिसीव पेबल में से माइनस, ये रिसीवेबल में से माइनस। सो गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से फर्क है, तो पेबल टू रिसीवेबल एंट्री तो रहनी है, डेबिट साइड पे गुड्स आ जाएंगी। कैश की वजह से डिफरेंस है, तो डेबिट साइड पे कैश भी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, बताना जरा बताना, अगर एक बंदे ने गुड्स भेजी हैं दूसरे को मिली नहीं है, तो इसने सेल करके बुक्स में रिकॉर्ड की होंगी। तो अगर इसने सेल करके बुक्स में रिकॉर्ड की होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन इन गुड्स इन ट्रांजिट पे, इन गुड्स इन जो 50 है, ये 50 की गुड्स इन ट्रांजिट पे, कैश इन ट्रांजिट पे नहीं, चीजें बेचने पे, इन गुड्स इन ट्रांजिट पे अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी आती है। सो अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट है, जी सर किसकी एडजस्टमेंट है, अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट है। ये वो काम है जो आपने करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट इन गुड्स इन ट्रांजिट, ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। और उसमें देख लेंगे कौन सेलर है, और इसके ऊपर गुड्स इन ट्रांजिट पे अनरियलाइज प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है। तो ये इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल का
क्या होता है जी? ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी नीड टू मूव। अगर लॉन्ग टर्म में एक दूसरे को उधार दे के बैठे हुए हैं, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, तो लोन देना लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा होता है, नॉन करेंट एसेट्स में। जो लोन लेता है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, लोन्स में लिखता है। प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे लिया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी लिखता है। तो अगर इंट्रा ग्रुप लोन और इन्वेस्टमेंट होंगे गाइस, तो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट करनी है, डेबिट लोन करना है, एक्चुअली पेबल टू रिसीवेबल ही है, बस लॉन्ग टर्म में है। तो इंट्रा ग्रुप लोन्स भी बुक्स में से एलिमिनेट होने हैं। सो ये था इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस के ट्रीटमेंट। यू नीड टू एलिमिनेट दैम। कोई भी एलिमिनेट नहीं रह नहीं सकता। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।